स्वागत है आपका। वो बीजेपी को अपनी पार्टी मानते हैं। उनसे आप पूछें तो वो जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री उनके प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री की ही नहीं सुन रहे। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, ये कथित गोरक्षक ठीक उससे उलट चीजों को अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं कि वो गोरक्षा कर रहे हैं, लेकिन इंसानों की जान लेने पर उतारू हैं। सवाल बड़ा है, क्या इनकी मंशा वाकई गोरक्षा की है, या गोरक्षक का चोला पहनकर ये अपनी दूसरी बुराइयों से खुद की रक्षा कर रहे हैं? सवाल एक और है, इन कथित गौरक्षकों पर राज्यों की सरकारें सख्ती क्यों नहीं करती? सवाल यह भी है कि ज्यादातर ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है? क्या इन राज्यों में ये स्वयंभू गौरक्षक खुद को महफूज समझते हैं? तो इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। देश देख रहा है। इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता, हम कैसे नापाक हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। तो पीएम ने गुस्से में बोला, डांट के बोला, भावुक होकर बोला, नसीहतें दी, लेकिन उसके बाद भी गोरक्षकों पर कोई असर नहीं हो रहा। अब महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसी ही गुंडागर्दी सामने आई है जिसमें शक के आधार पर एक शख्स की गोरक्षकों ने पिटाई कर दी। उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? हम कैसे नापाक हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। अब इससे भी साफ कोई नसीहत हो सकती है क्या? क्या गौरक्षकों की गुंडागर्दी अब कभी बंद नहीं होगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी की नसीहत और नाराजगी के बाद भी उन पर नकेल नहीं कस पा रही है। अब एक और बीजेपी शासित राज्य से ही गुंडागर्दी सामने आई। महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स की गौमांस ले जाने के शक में जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल इस्माइल शाह अपनी स्कूटी से मीट लेकर नागपुर जा रहे थे, तभी 6-7 लोगों ने घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस्माइल शाह दस्तावेज होने की दलील देते रहे, लेकिन गौरक्षा के गुंडों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहुत गलत तरीके से वहाँ पे पकड़ा और पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत मारा। 4-5 लोग के साथ। मटन था सर, वो गोमांस नहीं था। गोमांस नहीं था। उनको अंदर से घाव है सर, वो सीने में है और वो पाँव में और कान के पीछे। कितने लोग थे पिटाई करने वाले, उन्होंने बताया? सर वो 6-7 जने थे बोलते। इस्माइल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार धीमी है। ऐसे में पीड़ित के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। यही सवाल विरोधी पार्टियों के नेता भी उठा रहे हैं। एक तो ऐसी घटनाएं गाय के नाम पे होती हैं, दूसरे उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है या कम होती है, ये आधे मन से होती है, कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई गिरफ्तार नहीं होता। और तीसरी चीज ये है कि ज्यादातर ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित प्रदेश में होती हैं। चिंता की बात तो यह है कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। हैरत तो यह है कि जिस दिन साबरमती में पीएम मोदी इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे, उसी वक्त झारखंड में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या की जा रही थी। तो सवाल है कि क्या बिना सख्ती और नीति के गौरक्षक मान जाएंगे? क्या राज्य सरकारों की कथनी और करनी में अंतर है? पीएम के कहने पर भी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो सवाल बड़ा है। पीएम मोदी ने कई बार इनको नसीहत दे दी, डांट दिया, समझा दिया, गुस्सा होकर बोले, प्यार से बोले, इनको समझ में नहीं आ रहा है। गोरक्षा के नाम पर ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, ये कब तक चलेगा, कैसे रुकेगा और कौन आके इनको रोकेगा, किनकी ये सुनेंगे? कई सारे सवाल हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मामला नागपुर का है या दादरी का है या झारखंड का है, उससे आपको क्या लेना देना, तो यकीन मानिए एक दिन आपके घर तक भी ये गुंडे आ जाएंगे अगर इनको नहीं रोका गया। कई मेहमान हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के। मौलाना यासूब अब्बास हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं।
और साथ ही हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त को बोला, उसके बाद साबरमती से बोला, हर तरह से बोल लिया, ये सुन नहीं रहे हैं, तो कमी कहां रह रही है? क्यों इनको रोक नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए नरेश जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और पूरे देश को चिंता है इस प्रकार के जो काउ विजिलेंटेस हैं, जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 6 अगस्त को अपना भाषण दिया था, उसमें भी इस बात की चिंता जताई थी कि ऐसे लोग जो कि गौरक्षक अपने आप को बताते हैं, उनका डोसे उठा के अगर आप देखेंगे तो दिन में ये कुछ और कार्य कर रहे होते हैं और रात में गौरक्षक बनकर कुछ और करते हैं, या अपने जो दूसरे काम है उसको ढकने के लिए गौरक्षक बन जाते हैं। उसी प्रकार से 100वीं वर्षगांठ जो साबरमती आश्रम में उन्होंने पीड़ा पुनः दिखाई थी। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी ये बात कह रही है, और मेरे ख्याल से जो भी एक नेक नागरिक हैं इस देश के, वो यही कहते हैं कि सबसे पहले गौ सेवक बनो। जब आप सेवा करके किसी को पाल पोस कर बड़ा करोगे तभी वो आप रक्षक बन पाओगे। परंतु मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश भी दिखाई देती है कि ऐसे लोग हैं जो कि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अभी ये चर्चा भी हो रही थी कि ज्यादातर ये जो काउ विजिलेंटे का जो कार्य हो रहा है वो बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहा है। तो ये घृणित कार्य तो है और इसको नहीं होना चाहिए, परंतु ये भी सोचना चाहिए कि केवल और केवल ये भाजपा शासित प्रदेशों में ज्यादा क्यों हो रहा है। तो दोनों चीज जो है देखनी पड़ेगी, परखनी पड़ेगी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही कमी है या कोई साजिश भी साथ की साथ चल रही है? आप किस तरह की साजिश की बात कर रही हैं वो जरा बताइए, और साथ ही रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? साजिश जिसकी भी हो, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? अनिला जी, आवाज आनी बंद हो गई। अनिला जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से आने की कोशिश करेंगे। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दीजिए, क्या वो बात है, ये हौसला इन गौरक्षक के चोले में जो गुंडे हैं, इनको ये हौसला कहां से मिल रहा है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं? देखिए, आपने बहुत सही चीज बोली कि ये रोकने का काम इस देश की सरकार का है। आपको इस देश की जनता ने बड़ा जनमत दिया है देश की रक्षा के लिए। आप ही 56 इंच की छाती की बात करते थे, आप ही अच्छे दिन की बातें कर रहे थे। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं एक आम भारतीय का मनोबल टूट रहा है। जो देश की एकता की बात है, ये मुद्दे प्रधानमंत्री बोलते हैं स्टेज से, ये वही प्रधानमंत्री है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जीएसटी के मामले में खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वही प्रधानमंत्री है 56 इंच की छाती की बात करते हैं कि जिनकी बातों पे लोगों को भरोसा तक नहीं, आदमी कुछ कर पाएगा। अगर आप ये बोलना चाहें कि उनके स्टेटमेंट के लोग नहीं मान रहे हैं और भाजपा के शासित राज्यों में ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको, सरकारों को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुंडों को लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं, हम कुछ भी करेंगे क्योंकि सरकार भाजपा की है, हमको कुछ होने नहीं वाला है। कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस पे वार करने के लिए आज तक जितने भी मुद्दे हुए हैं, मैं इस प्रकार की डिबेट पे चौथी बार आ रहा हूं, मुझे बताइए आज तक जितने भी इस प्रकार के मामले हुए हैं, किसके सामने एक्शन लिया गया? सरकार को उन लोगों के सामने एक्शन लेके कार्यवाही करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जिससे भविष्य में लोगों की इस प्रकार की कार्यवाही करने की हिम्मत ना हो। ठीक है, जो मैं मान रहा हूं कि भाजपा शासित राज्य में आने वाले समय में होने नहीं वाला है। ठीक है अनिला जी, जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, जो रोहन कह रहे हैं कि आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए जो भी बोला जाता है प्रधानमंत्री की ओर से उसका फायदा जमीन पर दिखता नहीं है। अच्छा ये होता कि रोहन जी जो है कानून पढ़कर यहाँ पर बैठते, इन्होंने क्या कहा वो मुझको नहीं पता क्योंकि मेरा ऑडियो चला गया था। परंतु अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि रोहन जी ये कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की अगर नहीं, काउ विजिलेंटिज्म को देख के नजरिए कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ, आईपीसी में कोई कानून नहीं है, मॉब को लेकर है।
अच्छा, 223 तो क्लॉज ए जो है वो मॉब को लेकर है, परंतु कोई कानून नहीं है। और हाँ, कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। लोगों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे गौरक्षक बनकर जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं या पिटाई कर रहे हैं, मैं उसके विषय में बात कर रही हूँ। चाह रहे हैं कानून नहीं है इसीलिए उसके विषय में बात कर रही हूँ यहाँ पे कि केवल इस प्रकार का जो कृत्य होता है आप ये कह रही हैं कि कानून नहीं है इसीलिए पिटाई हो रही है। मॉब के अंतर्गत है 223 क्लॉज ए जो है, परंतु ये नहीं कह सकते तो मतलब आप पिटना देंगे उनको, आप इनको पिटने देंगे। कन्विक्शन रेट अगर कम हो रहा है तो ये जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया से पूछिए कि कन्विक्शन आपकी सरकार है, आप इतने कानून बना रहे हैं, आप नोटबंदी जैसी चीजें रातों रात कर सकते हैं, तो इस पे आपको कौन रोक रहा है? कोई भी सरकार हो, क्यों आप करे कानून नहीं बना रहे? कांग्रेस शासित अगर प्रदेश में भी इस प्रकार का कोई वापस तब भी पकड़कर जेल भेजा जाता है। वापस आएंगे आपके पास। विजय शंकर जी हमारे साथ हैं। विजय शंकर जी, आपको वो क्या वजह लगती है इन गौरक्षकों को, वो गौरक्षक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों का कत्ल कर रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं, उनको कौन रोकेगा, कैसे रुकेंगे? ये घरे में खड़ना ठीक नहीं है। आता हूं नीला जी फिर आपके पास। देखो, आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया था, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा था कि गौरक्षकों के भेष में गुंडे, आपने ये शब्द प्रयोग किया था। मुझे लगता है कि इस शब्द का प्रयोग करना ठीक है, लेकिन गौरक्षक गुंडे कहना मुझे लगता है ये मुझे आपत्तिजनक लगता है। हम तो गौरक्षक की जब बात करते हैं तो हम तो विनोबा भावे और गांधी को सामने रखकर बात करते हैं कि गौरक्षा में या किसी भी हिंसा कहीं भी आवश्यक नहीं है, हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, हिंसा की भी नहीं जा सकती है। तो जब इस प्रकार की सारी बातें होती हैं, जब कई बार हम दिखाते हैं तो वो कभी कभी वो आधी अधूरी समाचार के आधार पर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अभी जुनैद का मामला था, आपको ध्यान में आया कि जुनैद का मामला ट्रेन में टिकट को लेकर के और सीट को लेकर के चल रहा था, लेकिन उसको गोमांस के साथ जोड़ करके और सारे देश में गौरक्षकों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र चला और 4-5 तक जुनैद को, माफ कीजिएगा, गौरक्षकों को बदनाम खुद वो लोग कर रहे हैं जो उनके नाम पर लोगों का कत्ल तक कर रहे हैं। मैं तो गौरक्षकों की बात कर रहा हूँ, मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा एक लाइन ली है, और मैंने वो लाइन ली है कि गौरक्षक जो है वो कभी भी गुंडा नहीं हो सकता और गुंडा कभी भी गौरक्षक नहीं हो सकता है। लेकिन ये गुंडा है, इस गुंडे की पड़ताल करने के लिए जो राज्य सरकारें हैं, जहां भी इस प्रकार का होता है, वो इस बात की पड़ताल करें कि गुंडे हैं और वहां की जो भी धाराएं हैं उन धाराओं के तहत उन गुंडों को लाया जाए, लेकिन गौरक्षकों को बदनाम ना किया जाए। ये मेरा स्टैंड है। ठीक है, मौलाना साहब आपका क्या मानना है? क्योंकि जो हम कथनी में सुनते हैं, जो बयानों में सुनते हैं, लगता है कि सरकार परेशान है, चाहती है कि इस तरह घटनाएं रुक जाएं, लेकिन रुक नहीं रही। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि गौ हत्या के नाम के ऊपर के गाय के बचाने के लिए इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, वो गलत है। गाय का भी कत्लेआम ना हो, इंसानियत का भी कत्लेआम ना हो। कुछ लोग, मुझे ये लगता है कि भगवे गमछे डाल के सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की गौरक्षा के नाम के ऊपर ये हरकतें कर रहे हैं। सरकार को चाहिए है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया है और बहुत सख्त बोले हैं प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा इस सिलसिले में जहाँ के ऊपर ऐसी सरकारें हैं, जहाँ के ऊपर बीजेपी की सरकारें हैं, वो देखें कि ये कौन लोग हैं जो गौरक्षा के नाम के ऊपर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम की जान की कीमत जो है, इंसान की जान की कीमत जो है, वो सबसे अहम कीमत है। और कोई भी इंसान हो, कहीं के ऊपर भी हो, हर धर्म में, हर मजहब में इंसान की जान की एक कीमत है। मगर कुछ पशु पक्षी भी ऐसे हैं कि जो किसी धर्म से वाबस्ता हैं, जिनको मारने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अभी देखिए, गाय तो मुझे ये बताइए, भड़का कौन रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो भगवा गमछे डालकर ये जो लोग कर रहे हैं, ये है कौन? फिर कौन है ये लोग? देखिए, ये तो देखना पड़ेगा ना। जहाँ के ऊपर सरकारें हैं वो देखें कि हो सकता है उन्हीं की सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग भगवे गमछे डाल के और गौरक्षा की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम लोगों को मारें ताकि वो सरकार बदनाम हो, लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब हो। इसके लिए बहुत अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, इसके लिए ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कि सबसे अहम चीज़ है कि देखिए, गाय की भी रक्षा करना ज़रूरी है, इसलिए कि इंसान की कीमत भी जरूरी है और गाय की जान की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन इंसानों की कीमत पर कतई नहीं हो सकता।
गाय पूजनीय है, चलिए सबकी आस्था है, हमारी भी आस्था है, लेकिन हमारी आस्था इंसानों की कीमत में ज्यादा है। इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंसानों से ज्यादा कोई भी जानवर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। फतवा मंगाया था और उस फतवे को मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में 5 अप्रैल को मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव की आदमी को रोड पे पीट दे रखा था कि गाय का गोश्त काटना, गाय का गोश्त खाना सब हराम है। लिहाजा इंसान की जान की भी कीमत बहुत अहम है, मगर इंसान की जान के बदले में बिल्कुल देवबंद का फतवा बहुत पहले इस पे आ गया था। बिल्कुल ये गलत बात है। उर्मिलेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष है वो ये कहता है कि भाई इसको सरकार का सपोर्ट है, इसीलिए गौरक्षक के नाम पर इस तरह से गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, और जो भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सिर्फ कहने की बात है, एक्शन जमीन पर कुछ नहीं होता, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। एक और पक्ष है, कहता है कि ये तो बदनाम करने की साजिश है और विपक्षी लोग इसको बढ़ावा दे रहे हो, इसीलिए जानबूझकर सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स में ज्यादा ये होता है। सच आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल कोई बदनाम करना चाहे किसी को और घटनाएं होती रहें। ये घटनाएं पहले क्यों नहीं होती थीं? ये घटनाएं अचानक क्यों बढ़ी हैं एक ख़ास कार्यावधि में? तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसको मीडिया भी बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है, समाज भी बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे समाज में जैसे समाज ही एक कुआं बन गया हो और उस कुएं में भांग पड़ी हो और सब नशे में हो। तो ये एक नशे में डूबता समाज है जिसे अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य की शायद मूल्यांकन की जो क्षमता है उस समाज ने खो दी है। ये नशा कब उतरेगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए गाय हो चाहे मोर हो चाहे कोई भी जानवर हो, सभी इस प्रकृति की देन हैं और प्रकृति ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है किसी भी पशु, किसी भी जानवर, किसी भी मनुष्य में। और जो लोग गाय के नाम पर मनुष्य को काट रहे हैं, आखिर किस तरह से उनको आप जायज़ ठहराएंगे? मुझे आप ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कुछ लोग बदनाम करने के लिए सरकार को ये कर रहे हैं। ये अचानक इस सरकार के कार्यकाल में ये खुराफात, ये गोगुंडई क्यों शुरू हुई है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक योजना है, क्योंकि जो लोग इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं वो इस परिवार से जुड़े हैं जिस परिवार का सत्ता संरचना से रिश्ता है। आप जयपुर की घटना देख लीजिए, आप प्रतापगढ़ की घटना देख लीजिए राजस्थान के, आप कहीं की केवल गाय को लेकर नहीं हो रहा है, कहीं लोग शौच करने के नाम पर काटे जा रहे हैं, कहीं लोग आत्महत्या का दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर, कहीं दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कहीं अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके जुलूस नहीं निकलने दिए जा रहे हैं। अभी ऊना का देख लीजिए हाल, वहाँ पे यही हाल हुआ अभी अभी उनकी बरसी के अवसर पर। तो मुझे लगता है कि ये योजनाबद्ध है, ये अचानक किसी को बदनाम करने के लिए नहीं हो रहा है। जो लोग सत्ता संरचना में हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो ये कर रहे हैं और ये करा रहे हैं। इसमें चाहे कभी उनकी पार्टी का कोई सदस्य क्यों ही ना निशाने पर आ जाए, जैसे आप सुना है मैंने कि नागपुर में कुछ ऐसा हुआ है। अब ये सब ऐसी चीजें हैं, तो मैं तो समझता हूं कि ये अनायास नहीं है, ये इसी सत्ता संरचना की उपज है। और जब तक इन चीजों को सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ, श्रीमुख से, सत्ता के शीर्ष मुख से ये नहीं कहा जाएगा और किया जाएगा, केवल कहने से नहीं, करना, आप कुछ कीजिए, आप दिखाइए कि आप इस थ्योरी में यकीन नहीं करते, तभी ये रुकेगा। करने के मोर्चे पर कहीं कुछ कमी है। और अनिला जी आपने एक बात कही कि ये साजिश है, कोई फंसाना चाह रहा है, लेकिन अगर जैसे पहलू खान वाला हमने मामला देखा, उसमें जिन लोगों को पकड़ा गया उनका संबंध वीएचपी और बजरंग दल से था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्षियों की साजिश है? नहीं, हर जगह है संबंध उन्हीं लोगों से, हर जगह। नहीं वैसे तो ये मैं सहमत नहीं हूँ कि हर जगह नहीं, मैं सहमत हूँ। वैसे आप लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी वो बात करने में आता है। अभी जो उन्होंने टिप्पणी करी है, मैं चाहूंगी कि उसको जरा और वो स्पष्ट करें। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, उर्मिलेश जी जो इशारा कर रहे हैं वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इस प्रकार के जो हमले होती है महाराज, ये तो खुलेआम है, जो लोग बताकर लोग कर रहे हैं।
नहीं उर्मिलेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि आप इस प्रकार कैसे के हमले सहमत जो हैं, जो होंगी आपने अनिला विभिन्न जी? प्रकार के बताए हैं, अनिला जी, कभी आप शौच क्यों को लेकर और बोला क्यों है, सहमत कभी होंगी गाय मेरी को बात लेकर से? बोला है, तो कभी मोर को लेकर बोला है। इस प्रकार के हमले जो है पहले भी इतिहास में होते आ रहे हैं, पर विचारणीय ये है, अभी आपने भी कहा है कि अगर अभी कुछ 2014 के बाद ये हमले अगर बढ़ गए हैं, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि अगर ये बढ़ गए हैं तो जरा ये भी सोचने का विषय है, ये बढ़े तो क्यों बढ़े? ये छटपटाहट क्या उन लोगों की तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में या प्रदेशों में नहीं देखना चाहते हैं? मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई हूँ जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, परंतु मैं नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं ऐसे लोगों के साथ भी नहीं खड़ी हुई हूँ जो इशारा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। बात पूरी कीजिए, सवाल का जवाब भी दे दीजिए अनिला जी। और ऐसे जो काऊ विजिलेंसेस हैं या गौ रक्षक हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। कोई गौ रक्षक नहीं है, ये गौ रक्षक के नाम पर मनुष्यता पर हमला करने वाले लोग हैं। मैं भी यही कहना कोई चाह रही हूं, गोरक्षा में इनकी कोई रुचि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गोरक्षक तो किसान है, गोरक्षक तो गांव के किसान है, उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है सभी मेहमानों इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरह की हरकतें हो रही है वो गलत है, तो वो गलत कर रहे हैं, इस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं बची है। बहस तो ये है कि आखिर इनका हौसला बढ़ता क्यों है, ये रुकते क्यों नहीं है और कहां से संरक्षण मिल रहा है। अनिला जी, आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों की साजिश है, एक मिनट रोहन जी, आपने कहा विपक्षी पार्टियों की साजिश है। पहलू खान का जो डाइंग स्टेटमेंट था ना, उसमें जिन लोगों के नाम लिखा है वो वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े हुए थे। नरेश जी, जी नरेश जी, हाँ। मैं किसी राजनीतिक दल का यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि विपक्षी पार्टी, मैंने ये बिल्कुल इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, परंतु मैंने ये कहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, वो किसी संगठन के भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, परंतु भगवा गमछा डालकर और काऊ विजिलेंते के रूप में या गौरक्षक के रूप में हमला करें और ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ऐसे लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये गलत है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि विनोबा भावे जी से बड़ा कोई गौरक्षक नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी की भूमि है, ये अहिंसा की भूमि है, और हिंदू धर्म जो है वो अहिंसा नहीं है। एक चीज बोलना चाहूंगा अनिला जी से। अनिला जी एक मिनट, जब अनिला जी यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पर तो गया ही नहीं, आप उस साइड में मत जाइए। मैं उर्मिलेश जी की बात पर जाना चाहूंगा। बहुत वरिष्ठ पत्रकारों में बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अदब से, बहुत सादर उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है अनिला जी, एक बार तिवारी जी की बात भी सुन लेते हैं। ठीक है अनिला जी, जो गौरक्षक है ये हिंदू है। ठीक है अनिला जी, एक बार तिवारी जी की बात भी सुन लेते हैं, इसलिए ये हमला कर रहे हैं। ठीक है, एक बार तिवारी जी। नहीं, उर्मिलेश जी ने एक बात कही कि गौरक्षक तो किसान है, तो किसान को भी जो तस्कर हैं, जो कई बार झड़प में आगे पीछे होता है, जिसको आप दिखा देते हैं, वो किसान भी नहीं छोड़ते। 2016 की 2 घटनाएं आगरा की हैं, उसमें एक 46 वर्षीय चतर सिंह और एक 36 वर्षीय किसान अपनी बेटी के साथ, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। उनकी गायों को तस्करी करने के लिए लोग पहुंचते हैं और वो उसके बचाते बचाते उसको, वो तस्कर ही उसको मार देते हैं, क्योंकि वो अकेले थे, वो बचा नहीं पाए और उनको मार दिया गया। अभी बिजनौर की बात है, बिजनौर में तो पुलिस वालों को ही उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, और ये किसने किया? ये तस्करों ने किया। कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं कि गौरक्षक वहां खड़े होकर के तस्करों से गायों को बचाते हैं और तस्करों के साथ मुठभेड़ होती है, लेकिन हम कई बार एक तरफा दिखा करके गौरक्षक कर रहे हैं, कई बार जो तस्कर है वो कमजोर पड़ते हैं। वो घटनाएं हमें गौरक्षकों को गुंडागर्दी के रूप में दिखाने पर लोग दिखाते हैं तो बदनाम करते हैं। तो मैं श्रीमान उर्मिलेश जी के सामने 2 बातें मैंने रखी हैं कि अगर हम नीर क्षीर देखना चाहते हैं तो जो गौरक्षक हैं, गौरक्षक तो सम्मानित है, सारे देश में सम्मानित है, गुंडे कहीं सम्मानित नहीं है। जहां जहां जिस गांव में जिस परिवेश में गोरक्षा का काम करते हैं, वो वहां के सम्मानित व्यक्ति हैं, वो गुंडई नहीं करते हैं। गुंडई अपने आप समझ में आती है। मैंने आपको एक बात बताई अभी कि सरकार को गुंडा कौन है ये
जांच करने का पूरा सरकार का अधिकार होता है। गुंडे कौन है ये सरकार जांच करे, लेकिन गोरक्षकों को बदनाम न किया जाए। नहीं कल को कहीं ऐसा ना हो कि गोरक्षक सड़क पर उतर कर गांव को बचाना पड़े। अभी तक लाखों लाख गायें, 10 सेकंड लोगों में, अभी तक लाखों लाख गायें गोरक्षकों ने अपनी जान में जोखिम डाल करके गायें बचाई हैं। उन लाखों गायों के कारण हजारों हजार किसानों ने अपने बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं, आगे बढ़े। अगर कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार से गोरक्षकों को टारगेट में ले लें और गोरक्षक सड़क में निकल करके गाय बचाना बंद कर दें। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। इसको अलग अलग हिस्सों में देखा जा सकता है। एक तो ये गुंडे जो हैं, ये गौरक्षा के उस पावन अभियान को जो बहुत अच्छा माना जाता था उसको तो बदनाम कर ही रहे हैं। साथ ही ये कौन है जिसकी पहचान अनिला जी ने अभी तक नहीं जाहिर की कि कौन साजिश कर रहे हैं, इनको पहचानने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और इनको दंडित करने की और ऐसे मामले रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो ऐसे में सरकार पर सवाल उठना जरूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर लौटते। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। इंसान को मारने का हक मिल जाता है, हम कैसे आपात हो रहे हैं। डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर जो लोग सड़क पर उतरते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, 80% लोग गुंडे हैं, वो गोरक्षक नहीं हैं। तो इसलिए जो बहस हो रही है बहुत क्लियर, आप भी इस बात को समझिए, यहाँ पर गोरक्षकों पर बहस नहीं है। बहस है गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है, जिनको ये लगता है कि इंसान की कीमत कम है और गाय की कीमत ज्यादा है। सवाल उन पर है। नागपुर में फिर एक घटना हुई। नागपुर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर राज्य के गृह मंत्री रंजीत पाटिल ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहला इंसिडेंस है महाराष्ट्र में, पर यह भी एक इसके ऊपर से भी ऐसा कार्रवाई ऐसी की जाएंगी जिससे मैसेज जाएगा कि ऐसे कोई कायदा और कानून हाथ में लेता है तो ये कोई बात अच्छी बात नहीं है। कोई भी होगा तो कायदे के सामने सब शरीक हैं और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। अनिला जी, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री वो तो चलिए अच्छी बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब पहलू खान वाला मामला हुआ था तो राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा था वो आपको जरूर याद होगा। उन्होंने कहा था दोनों पक्ष की गलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हौसला मिल जाता है उन तत्वों को जो गुंडागर्दी करते हैं लेकिन नाम गोरक्षा का आगे बढ़ाते हैं और बदनाम करते हैं उस मुहिम को। अनिला जी, शायद आवाज इनके पास नहीं जा रही। हाँ, उर्मिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो मंत्री जी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल जो कमेंट वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें। ये पूरा जो समस्या जो पैदा हुई है गो रक्षा के नाम पर, जब से नई सरकार आई है तब से ये गोरक्षक अचानक अवतरित हो गए। अच्छा, अब आप जब स्टेट जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को, जो गैर राज्य एक्टर्स हैं, जिनका की राज्य की मशीनरी से कोई रिश्ता नहीं है, वो बिल्कुल अधिकृत नहीं है, अगर ऐसे लोगों को आप रक्षा की जिम्मेदारी किसी चीज की, समाज की, मनुष्य की, या गौ की, या घर की, या वन की, या फसल की रक्षा की जिम्मेदारी देंगे तो वो क्रिमिनल होने के लिए वो अभिशप्त हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने नहीं देखा कि वो किसी भी चीज की रक्षा के लिए अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने एक सेकेंड, अपने और ट्रूप्स के बजाय वो ऐसे लोगों को उतारें जिनका कि राज्य से कोई रिश्ता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंत्री जी जो कह रहे थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी देश के, इन सभी लोगों को चाहिए पहला काम, तभी ये रुकेगा। गो रक्षा दल जहां भी भारत में है उनको तत्काल बैन किया जाए, उन्हें उग्रवादी संगठन घोषित किया जाए, उन्हें खूनी संगठन घोषित किया जाए। जो शांतिप्रिय तरीके से गोरक्षा कर रहे हैं वो सबको ये काम स्टेट का है, ये काम किसी निजी सेना का नहीं है, ये प्राइवेट आर्मी है। प्राइवेट आर्मी क्रिमिनल आर्मी होती है, वो समाज विरोधी होती है। तो चाहे वो आर्मी संघ परिवार से जुड़कर आवे, चाहे कांग्रेस परिवार से जुड़कर आए, चाहे वामपंथी परिवार से जुड़कर आए, वो गलत करेगी अगर आपने उसको एक संगठित गिरोह, एक सेकंड, अगर संगठित आपने एक गिरोह बनने दिया, एक संगठन बनने दिया, वो भी किस काम के लिए? कानून व्यवस्था के लिए। रक्षा कानून व्यवस्था का मसला है। तो कानून व्यवस्था में अगर आपने गोरक्षक दल को जारी रखा तो ये स्टेट के खिलाफ जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार को इसे बैन करना चाहिए। लेकिन उर्मिलेश जी, इस तरह के संगठन तो
कई सालों से, दशकों से चल रहे हैं, ये हिंसाएं अब क्यों बढ़ गई फिर? इसलिए कि 3 वर्षों में जब से सरकार आई है तब से उसे व्यापक संरक्षण मिला है। ठीक है। 3 साल में 2 बार अगर बयान आ जाते हैं कि क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें 80% आपराधिक हैं, तो इससे बात नहीं बनती कि उनकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है आज तक, हमको बता दे। मैं उर्मिलेश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि रोहन जी आपके पास उर्मिलेश जी ने कहा कि अराजकता आ जाती है। मैं कहता हूं कि तब तो देश के सारे एनजीओ जो सरकार ने ये कह रखा है कि एनजीओ भी सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़े। एक नहीं ये सिलेक्शन नहीं। अगर आप केवल शासन के बल पर रहते तो आज देश में जितनी गाय हैं उससे भी आधी गाय रह जाती। तो आप जब हम ये बात कहते हैं कि इस प्रकार के सारी सुरक्षा के तंत्र जो समाज अपने आप को सुरक्षा करता है, इस 125-30 करोड़ के देश में आपके जितने सैनिक हैं, जितने सिपाही हैं, इस देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपने अपने गांव में रहकर, अपने देश में, अपने स्थान पर रह करके अपने समाज की, अपने देश की, अपने गांव की, अपने समाज की सुरक्षा करते हैं, उनका क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। उनकी सीमा क्या है, किस हद तक वो जाएंगे? रक्षा वो अहिंसक तरीका होगा या उनको हिंसा अपनाने की छूट होती है? वो पतली लाइन जो है ना, वो लकीर जो है वो कहीं ना कहीं वो ओझल हो रही है, इसलिए आज ये समस्या और हम चर्चा कर रहे हैं। रोहन जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कब से सुन रहा हूं अनिला जी जो बात कर रही हैं या दूसरे प्रवक्ता बात कर रहे हैं, हम लोग सब मान रहे हैं कि ये गलत है। इतनी विचित्र चीज है कि ये सरकार क्या इतनी मजबूर है कि ये गलत होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही है। मैं अनिला जी को एक चीज बताना चाहूंगा। मैं गुजरात से हूं, वहां पे गौ हत्या के खिलाफ एक कड़ा कायदा बनाया गया था। 3 साल में सिर्फ एक आदमी के ऊपर कार्रवाई हुई, जबकि 22 साल से वहां पे सत्ता में बीजेपी है। कहने की मतलब यहाँ पे मंशा की बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी को बैन कर दीजिए, पर अगर आपकी सरकार है तो कोई भी आदमी अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं ले, ये लेने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर हम डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? हमारा मुद्दा है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज मान रहे हैं तो आपकी सरकार को बनता है कि इसके सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट किया जाए कि लोगों की ये करने की हिम्मत नहीं हो। हम लोग ये डिबेट 6 महीने से कर रहे हैं, हर रोज ये नया मुद्दा क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। कोई भी आदमी को पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जब पुरानी सरकार में नहीं थी तो इस सरकार में भी नहीं होनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री सिर्फ अपने बड़े बड़े वक्तव्य देंगे या निंदा या कड़ी निंदा करेंगे, उससे देश की समस्या हल नहीं होगी। आपको एक्शन करना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, इस प्रकार की डिबेट का कोई मतलब नहीं है। जहां पे आप हाँ बोलेंगे और एक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है अनिला जी। देखिए ऐसा है नरेश जी, पहली बात तो रोहन जी को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का होता है। बारंबार ये कहे चले जा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री पार्टी के देश में रोक क्यों नहीं पा रहे? और प्रधानमंत्री मैं इसको भाजपा के दायरे से बाहर हटा के बात कर रहा हूं। अरे रोहन जी सुन लीजिए, पहले तो आप कानून पढ़कर नहीं आते हैं, फिर आप जो है प्रधानमंत्री को केवल और केवल एक राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री बता देते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, पूरी कांग्रेस बौखला रही है और बौखलाहट में अनर्गल बयान दे रही है। आपके जो नेता है राहुल गांधी, वही आप लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे वो बेबुनियादी बयानबाजी करके लोग करते हैं। दूसरी बात ये है नरेश जी, अरे लोगों को रोक नहीं पा रही है, परेशान मत होइए, ठंडा पानी पीजिए। नरेश जी दूसरी बात ये है कि अभी रोहन जी ने ये कहा है कि क्यों नहीं कार्रवाई होती है, क्या गिरफ्तारियां नहीं होती हैं? गिरफ्तारियों के बाद अगर जजमेंट कौन देगा? जजेस ही तो देंगे। यहाँ पर आपको कटघरे में खड़ा करना है, लोग कन्विक्शन रेट को, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि गिरफ्तारी हो गई और ये चीज आपकी काम नहीं, ये बहुत गलत चीज है। के विषय में बात करिए, आप अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो रही है अनिला जी, जो है आपको ये रोकना पड़ेगा, जल्दी मिले और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले। पर रोहन जी और किसको सजा मिली आज तक? थोड़े से पन्ने पलट कर आइएगा, पहलू कांड के केस में किसको सजा मिली? आपके मंत्री अगर ये बोल रहे हैं कि दोनों तरफ की गलती है, किसको सजा देंगे? पर हम साजिश में शामिल नहीं होते हैं। आपकी मंशा, आपकी सरकार की मंशा ठीक नहीं है, संस्कृति में विश्वास करती है। ठीक है तिवारी जी, आप जल्दी से क्विक कमेंट में बोलाना तो आपके पास रोहन जी ने एक बात कही है। मैं पिछले 10 सालों की बात करता हूँ। पिछले 10 सालों में 120 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें त्रिपुरा है, बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, केरल है, महाराष्ट्र, ऐसे सारे प्रदेश हैं जहाँ पर 120 ऐसी घटनाएं जिसमें गोरक्षकों को मारा गया है, उन पर लिंचिंग की गई है, उनको
मौत के घाट उतार गया है, उन 120 घटनाएं आज शायद रोहन जी को याद नहीं है। तो वो जो अभी तो 20-25 घटनाएं ध्यान में आई होंगी 2-3 साल में, लेकिन 100 प्रशांत हमारा प्रशांत पुजारी और ये घटनाएं भी आपके सामने होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पिछले 10 सालों में, मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में 120 घटनाएं हैं जो समाचार पत्रों में छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम, दैनिक जागरण, इनमें उठाकर देख लीजिए। तो आप ये जो चिट दे रहे हैं, ये चिट देना बंद करिए। आपने गौरक्षकों को मरवाने का पूरा काम किया है, आप लोग ढूंढ कर मारे गए हैं गौरक्षक। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आपने उनको कहीं नहीं बचाया, आज तक उनकी चर्चा भी नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी है। तो क्या आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप अभी इसको मैं कह रहा हूं, आप इसको सही रंग लाल होता है, ये सबको समझ में आना चाहिए। उनका भी लाल है, इनका भी लाल है, इनका लाल तो समझ में आता है, गौरक्षकों का लाल है। ये कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि जिन गौरक्षकों पर हमले हुए अब वो उनकी बारी है, कहना चाह रहे हैं, बारी बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इनको लाल रंग समझ में आना चाहिए। गौरक्षकों का रंग लाल होता है, इनका भी लाल होता है, इनका लाल तो इनको समझ में आ रहा है। गाय के खून का रंग भी लाल होता है, लेकिन गाय के लाल को बचाने के लिए आदमी के लाल रंग को बाहर नहीं जा सकता। गाय को जब आस्था का विषय होता है ना जी, वो सारी परिधियों को पार करके ऊपर उड़ जाता है। उसमें आप मतलब आप कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर अगर इंसान मारे जा रहे सही है वो नहीं। गाय के एक आप इसको बीफ के व्यापार में इतने बीएसपी और संघ परिवार और बीजेपी के से जुड़े नेता क्यों इन्वॉल्व? एक भी विश्व हिंदू परिषद का नहीं है उर्वेश जी, आप बता दीजिए। एक भी विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद मौलाना साहब एक भी आदमी नहीं। मौलाना साहब आप काफी देर से सुन रहे हैं, एक पर आपका कमेंट में चाहूंगा। यहाँ पर उर्मिलेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा देश में जितने भी गौरक्षक दल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी बंद कर दीजिए, और जो अच्छे नाम की आड़ में बुरा कर रहे हैं उनको तो आप बंद करेंगे ही। कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दल अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये मेरी धारणा है। और इससे असहमति किसी की हो, मुझे कोई नहीं, ये तो फिर एक ब्लैंकेट व्यू हो गया ना उर्मिलेश जी। क्यों एक तराजू में दोनों को तौला नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है, एक तराजू में दोनों को नहीं तौला जा सकता। ठीक है, मौलाना साहब काम कर रहे हैं, उनकी सराहना होना चाहिए, उनकी तारीफ होना चाहिए। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका वेलकम होना चाहिए, मगर जो लोग गलत काम कर रहे हैं, आप कहिए कि नहीं अच्छे हो, रक्षा का धंधा किसी लाठी समाज के हाथ में गलत अंदर कर दो, ये बिल्कुल गलत है। देखिए गौ रक्षा होना चाहिए, मगर इंसान रक्षा भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि इंसान की रक्षा ना हो और खाली गौ रक्षा होती रहे, यह बिल्कुल गलत है। मगर ये जो बात कह रहे हैं मैं इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। जो अच्छा काम कर रहा है उसका वेलकम होना चाहिए। राज्य में गौ रक्षा भी नहीं हो रही है, को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जो गौ गाय की रक्षा कर रहा है। मगर जो लोग गाय की रक्षा के नाम के ऊपर अपनी जाति दुश्मनियां निकाल रहे हैं, जो लोग गाय की रक्षा के नाम के ऊपर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जो लोग गौ रक्षा के नाम के ऊपर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है पूरी तरीके से। इसलिए अभी बहुत अच्छी बात कही मेरे एक भाई ने कि हर चीज का एक धार्मिक भावनाएं होती हैं। गाय जो है वो एक धार्मिक जो है वो जानवर है, धार्मिक पशु है और गौ माता कहलाती है। तो इसीलिए हमने फतवा मंगाया गौ के लिए, गाय के लिए हिंदुस्तान में गाय का गोश्त खाना, गाय का गोश्त काटना सब हराम है, ताकि शहर के अंदर फसाद ना हो, शहर के अंदर राइट ना हो। एक गाय के काटने से अगर पूरा शहर तबाह हो जाए, पूरे मुल्क के अंदर अगर से हालात खराब हो जाए तो ये अच्छी चीज है, या उसको बचा लेना अच्छी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनसे पूछिए वो वहां पर क्या मांसाहार करते हैं अपने यहाँ, वो भी भारत में है, वो भारत के भूगोल में आते हैं। अंजना जी जवाब दीजिए। धर्मगुरु महोदय आप अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, आप ठीक है, क्योंकि आप बचाव की मुद्रा में हैं, लेकिन आपको इतिहास और भूगोल इस देश का शायद अंदाज नहीं है। अंजना जी जवाब दे रही हैं। जरूर होगा, पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं इतिहास और भूगोल उर्मिलेश की जी बात को नहीं पता है, होगा, लेकिन मैं परंतु बचाव की मुद्रा में हूँ। देखिए हर जानवर का एक एहतराम है, हर जानवर का एक एहतराम है, और इस्लाम मजहब में भी एक जानवर है। इस्लाम मजहब में बकरा जो हमारे यहाँ जनाब इस्माइल के लिए आया था, उसका शायरुल्लाह है, यानी वो अल्लाह की निशानी है। बीफ खाना बीफ लोग खाते हैं, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके गए। अंजना जी एक नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी
के केंद्रीय मंत्री हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं अगर गौमांस खाता हूं तो मैं खाऊंगा। क्या आपको नहीं पता है कि ऐसे प्रदेश है जहां पर ये अलाउड है? उन प्रदेशों में आस्था कम कैसे हो जाती है? आप बुराई करना है तो उनकी करिए। वहाँ की गाय माता नहीं जो लोग मुखौटा पहनकर साजिश रचकर गौ रक्षक अपने आप को बताकर और लोगों की हत्या करते हैं या उन पर हमला करते हैं, उर्मिलेश जी उन पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने शुरुआत में भी कहा था भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो संस्कृति है उसका सम्मान करती है और हर भाग, जो देश का जो हर भाग है उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक खाना पीना होता है। यहाँ पर अगर आपको कटघरे में करना है तो लोगों को करिए। अगर आपकी पार्टी और आपकी सरकार यही काम करती जो आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा है। अनिला जी, जो आप अभी बात कह रही थी, अगर आपकी पार्टी और आपकी सरकार यही बात समझती कि डाइवर्सिटी में यूनिटी खोजी जानी चाहिए भारत में, यहाँ विभिन्नता में हमारी एकता है, यही हमारा सबसे बड़ा गुण है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो आज भारत इतनी समस्याओं से घिरा न होता जितना अचानक हो गया है। देखिए, आपकी ग्रोथ रेट हो, आपके और डेवलपमेंट के जो काम हैं वे सारे ठीक है। एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी को इस देश की संस्कृति क्या है बहुत अच्छी सी समझ है। अरे नहीं होगी ना भाई, नहीं है, इसीलिए तो समस्या पैदा हो रही है। आप प्लीज जरा सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट, आधा मिनट। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप चाहे विकास के जितने काम करें, आप जितनी ग्रोथ रेट बढ़ाएं, लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप पिछड़े हुए हैं, अगर कानून व्यवस्था आपकी खराब है, अगर एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है, एक धर्म दूसरा संप्रदाय से लड़ रहा है, तो भारत की जो छवि जाती है देश भर में और विदेश में और मनुष्यता के पूरे दायरे में, वो अच्छी नहीं हो सकती। ग्रोथ रेट फीके पड़ जाएंगे, कारखाने बनाने की प्रक्रिया वैसे भी ठहर गई है अपने देश में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप बिल्कुल फिसड्डी बन रहे हैं, एचडीआई में आप दुनिया के 180 मुल्कों में 130 या 130वें स्थान पर हो गए हैं। असमानता आपके देश में इतनी बड़ी है, एक तरफ अमीर एक दूसरी तरफ गरीब, कि 180 मुल्कों में आप 135वें पर हैं। आप कहां अनिला जी बात करती हैं? चूंकि अपने देश में अज्ञानता का इतना अंधेरा छाया हुआ है इन दिनों कि आप लोग इसी अज्ञानता का इस्तेमाल कर रहे हैं जनता के, क्योंकि जनता को जानकारी नहीं है। और आप लोग कभी गो हत्या, कभी गोमांस, कभी झगड़ा, कभी मारपीट। अरे भाई, गाय हमारी माता है, हमारी तो बकरी भी माता है, हमारी तो भेड़ भी माता है, लेकिन हमारी अपनी माता भी है, हमारा अपना पिता भी है, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारी बहन है। आप सबको मारते रहिए और सिर्फ गाय के नाम पर। अरे गाय को भी तब आप नहीं बचा पाएंगे, आप पूरी धरती को नहीं बचा पाएंगे। आप ये बात अनिला समझिए, बीजेपी और आपकी सरकार की समस्या यही है। अनिला जी का सिर्फ उसके नाम पे इनका जी अनिला जी जवाब। जी देखिए, उर्मिलेश जी ने अभी ये कह दिया कि भैया गाय भी माता है और बकरी भी माता है और भेड़ भी माता है, तो इससे तो समझ में आ जाता है कि गाय के विषय में इनकी सोच क्या है। तो उस पर तो मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ। दूसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं भी प्रेफर करती अगर टेक्निकल बेस पे यहाँ पर बहस होती। अभी इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई के पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न किया है। अगर एचडीआई के पैरामीटर्स में भी आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे उर्मिलेश जी, तो आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो पहले थी उससे अभी बेहतरी हुई है। आपने बहुत सारे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं और आपने बोला कि भारतवर्ष जो है वो 135वें स्थान पर खिसक गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आप यूएनडीपी और यूएन का आंकड़ा देख लीजिए, 131 नंबर पे। हाँ, 131वां देख लीजिए, बता दिया इन्होंने देखकर गूगल पर। ठीक है, गूगल देवता ने यह कह दिया। ठीक है अनिला जी, आपने तमाम सारी बातें चली, इकोनॉमी से लेकर सारी चीजें, लेकिन एक जो मूल बात है, ये रुक क्यों नहीं पा रही हैं ऐसी घटनाएं और कौन रोकेगा इनको? पीएम तक तो बोल दिया, वो भी हार गए, पीएम हार गए इनको रोकने में। जी मैं इकोनॉमिक उसमें तो मैं पहले आपको बता दूं जिस प्रकार से चेंजिंग फेज नहीं, मैं चाहूंगा कि आज का जो मुद्दा सीधे हम उस पर आए, आज के मुद्दे पर आए। क्या पीएम हार रहे हैं इनको रोकने में? चलिए मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ। अगर आपने अभी नहीं, ठीक है नरेश जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसका उत्तर दे देती हूँ। उसका उत्तर केवल एक वाक्य में है।
नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, अगर ये वाकई में गौरक्षक होते तो इस प्रकार के कारनामे नहीं कर रहे होते। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा ये मैसेज जाता है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैसेज जाता तो रुकता ना, मैसेज जा ही नहीं रहा है। Then you ban them को बिल्कुल भी कोई संरक्षण नहीं देते हैं। अरे अनिला जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो नहीं हो रहा है तो आप बैन कीजिए उनको। कोई भी संगठन हो, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, प्रधानमंत्री की जयकार करेंगे हमारे देश के लोग। आप यहाँ पर कहें तो ये कहें फेलियर कहाँ है, चूक कहाँ है? अनिला जी देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है। बाकी लोग जो है अनिला जी, बहुत सिंपल सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? पिछले कुछ सालों में घटनाएं क्यों बढ़ गई है? नरेश जी, मैं तो कह रही हूँ, किसका फेलियर है ये? मैं तो साफ कह रही हूँ, साजिश है ये, बिल्कुल साजिश है। किसकी साजिश है? ये पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी साजिश? किसकी साजिश है ये? जहाँ आप सफल नहीं हो पाते हो वहाँ साजिश की बात करते हो आप। आपके कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, आपकी सरकार है और किसकी साजिश हो? अनिला जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप किस साजिश की बात कर रही हैं? आपको जिम्मेदारी लेनी आप हमको बताइए, सरकार आपकी है, विफलता की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश के बेहद ताकतवर नेता हैं, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी कमाल का काम कर रही है, और आप कर रही है साजिश है, तो साजिश का पर्दाफाश 3 साल में अब तक क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात कि अगर विपक्षी साजिश है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो आप उनको पकड़ करके जनता के सामने लाते, अदालत के सामने लाते। सारे लोग पकड़े जा रहे हैं आपके, कोई परिवार का है, कोई बजरंग दल का है, कोई गोरक्षक दल का है, और आप कह रही हैं साजिश है। तो साजिश है तो सरकार आपकी है, बेनकाब कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में बोलिए। नहीं, सरकार आपसे उम्मीद न करें क्या? फिर आपसे उम्मीद न करें? नहीं, सरकार की मंशा की बात है, कहीं जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं। अनिला जी, आप बहुत गलत। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। अनिला जी, तो आप ये कह रही है कि सरकार से कोई उम्मीद न करें, फिर हम सिर्फ अदालतों में जाएं, सरकार से कोई जवाब न मांगे? नहीं, सरकार तो नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार ने अपना, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, उन्होंने कह दिया उससे आगे बढ़िए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती हूँ तो उसका काम है गिरफ्तारी करना। आगे क्या? तो कहाँ गिरफ्तारी हो रही है? साजिश करने वालों की चलता है ना। पर ये रोकने की बात है, गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हम लोग, इनको रोकने की बात कर रहे हैं। अनिला जी, कैसे वो बताइए? मुताबिक जो लोग साजिश कर रहे हैं, होने के बाद प्रधानमंत्री ने कह दिया तो साजिश करने वाले कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? रुकेगा कैसे? एक मिनट, रोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार की साजिश करेंगे और भारतीय जनता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अनिला जी तो ये बात करिए कि गिरफ्तारी होगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रोकेगा कैसे? आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, जवाब तो अनिला जी अभी तक मिला नहीं है। ये सब चीजें नहीं हुई है। अनिला जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, जो अब रोहन जी भी पूछ रहे हैं कि रुकेगा कैसे? परिवार के लोग हैं, कहाँ ये रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा ये? आप साजिश के नाम पे अपनी जिम्मेदारी से हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, जवाब नहीं मिला है। बताइए कि हमारा समर्थन नहीं रोक बताइए, रुकेगा कैसे और साजिश किसकी? साजिश किसकी है, रुकेगा कैसे? एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दिया आपने, तभी रुकेगा। तो कौन देगा? कब जागेंगे इस पे? कब जागेंगे? कब शुरू होगा प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी? प्रोसिक्यूशन तो तब होगा ना जब गिरफ्तारियां होंगी। ऐसे लोग जो है साजिश करना बंद कर दें और एग्जाम्पलरी कौन साजिश कर रहा है, बता ही नहीं रहे। आप रुक जाएगा। देखिए, भाजपा के साजिश मत करिए, आपकी सरकार की विफलता है, 3.5 साल हो गए, आप कौन सी साजिश की बात कर रही हैं? कौन सी साजिश की बात कर रही हैं? आपकी जिम्मेदारी का स्वीकार कीजिए, ये ठीक बात नहीं है। आपकी सरकार विफल हुई है ये सब रोकने के लिए, और आगे की जिस प्रवक्ता है, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, कहीं पे उम्मीद नहीं रख सकते। मुझे लगता है आपने एक बहुत ही एक लचीला सा रुख रखा है इसमें, बहुत ही फ्लेक्सिबल और ऐसा रुख आपका है जो शायद सर्वमान्य हो कि ठीक है, इंसानों की रक्षा जरूरी है, लेकिन गाय की रक्षा भी कीजिए, जो आपने कहा कि लेकिन इंसानों की रक्षा ज्यादा जरूरी भी है। मेरा सवाल आपसे यह है, आप इसमें क्या कोई कोइंसिडेंस देखते हैं कि ज्यादातर घटनाएं बीजेपी के स्टेट्स में हो रही है, या फिर जो अनिला जी कह रही है कि बीजेपी के स्टेट्स में इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि साजिश कुछ ऐसी है? आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये साजिश तो नहीं मानता कि कोई साजिशन हो रहा है, मगर जरूर इस वक्त इसको सरकार को देखना चाहिए। जो सरकार सत्ता में है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। कमी अब उसके तहत कोई साजिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। अगर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, सरकार इसके ऊपर सख्त एक्शन ले
और सख्त एक्शन लेके बाकायदा उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो गौ रक्षा के नाम के ऊपर इंसानियत के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए कि कोई धर्म हो, देखिए हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई धर्म हो, उसमें इंसान की जान की कीमत की बड़ी अहमियत है। और इस्लाम मजहब भी ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर कोई साजिश हो रही है तो उस साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है। इसलिए कि जैसे मैंने पहली बात एक बात कही शुरू में कि भगवा गमछे डाल के कुछ लोग जरूर दाखिल हो गए हैं। मैं ऐसी सूरतों को जानता हूं मैं कि जिनका भगवे से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आज वो लोग जब हमें दिखाई देते हैं तो वो अपने कांधे के ऊपर भगवा गमछा डाले हुए वो घूम रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर वही उनका लाइसेंस है, सब कुछ है, और वो जिस तरीके से जहाँ जाते हैं वो अपने वैसे काम कराते हैं, जबकि उनका बीजेपी से पार्टी से कोई दूर दूर तक के ताल्लुक नहीं है। मगर ये लोग भगवा गमछे डाल के एक सत्ता के सपोर्ट के लिए कि हमारा भगवा गमछा देख के हमारे ऊपर पुलिस हाथ नहीं डालेगी, सरकार हाथ नहीं डालेगी। लिहाजा इस वक्त सरकार को एक अहम रोल प्ले करना है और ये बताना है कि कानून सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है अनिला जी, अब मैं उस सजेशन पे आता हूं जो उर्मिलेश जी कह रहे थे कि आखिर इनको फायदा मिलता है जो गुंडे हैं कि क्योंकि गौ रक्षा के नाम पे कुछ संगठन है तो इनको उसकी आड़ में छिपने का मौका मिलता है, तो क्यों नहीं गौ रक्षा का की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में रखे और इस तरह के सारे संगठनों को बर्खास्त कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो छुपने का जो ये ढाल है ना छुपने की, ये अपने आप खत्म हो जाए। नहीं नरेश जी, ऐसा है कि अगर कुछ लोग जो हैं अगर गलत काम कर रहे हैं तो अगर बाकी सब अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप सजा मत दीजिए, लेकिन सिस्टम चेंज करने की बात कर रहा हूँ। मैं निजी तौर पे जानता हूँ, मुट्ठी भर लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, मैं निजी तौर पर राजस्थान में जानता हूँ जिन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया लेकिन उनके घर में 10-15 गाय आपको मिल जाएगी, गौशाला बना रखी है। निजी तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गौशालाओं में दान देते हैं, वो कहीं हिंसा के लिए भी नहीं उतरते। संगठन की जरूरत क्यों है इस गौ रक्षा के लिए, सरकार खुद क्यों नहीं कर सकती? और मैं आपको एक इंटरनेशनल मैंने इन्वॉल्वमेंट से अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता का एक मुद्दा उठाता हूं। सुनिए, डेनमार्क नाम का एक देश है। अनिला एक सेकंड। डेनमार्क एक देश है, दुनिया के नक्शे पर बहुत छोटा देश है, बाल्टिक सागर के बगल में। वहां पर दुनिया में सबसे बेहतरीन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पैदा होता है। वहां की जो डेयरीज हैं उसको पूरी दुनिया की जो बड़ी डेयरीज हैं वो फॉलो करती हैं। मेरा ये कहना है वहां कोई गोरक्षक दल नहीं है, वहां शासन, प्रशासन, समाज ही इस प्रकार का है कि जो पशु पालक हैं उनकी रक्षा होती है, जो पशु हैं उनकी रक्षा होती है। अपने मुल्क में ये गो रक्षा दल कहां से और क्यों पैदा हो गया भाई, हमारा ये कहना है। अगर भारत में अच्छा वहां नॉनवेज लोग भी हैं, वहां मांसाहार भी होता है, भारत जैसा शाकाहार नहीं होता है, फिर भी वो मिल्क प्रोडक्ट में वो आपसे बेहतर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग धार्मिक ढकोसला करते हो, न तो आपके पास धर्म की कोई प्रतिबद्धता है, न तो धर्म के प्रति कोई ईमान है, न तो इंसान के प्रति कोई ईमान है। आप क्या गो रक्षा का पूरा एजेंडा ढकोसला है, हिंसा पर आधारित है। इसलिए मेरा यह मानना है गो रक्षक दल को तत्काल बैन करना चाहिए, जिस तरह तमाम ऐसे संगठनों को बैन किया गया जो दूसरे मजहब से जुड़े हैं और जो उग्रवादी गतिविधि करते हैं। मेरा मानना है कि भारत में गोरक्षा दल आज एक उग्रवादी संगठन है, बिल्कुल उग्रवादी। अनिला जी जवाब आपका। कोई रिश्ता धर्म से नहीं है, बहुत और न गोरक्षा से है, बिल्कुल साफ। आखिरी 30 सेकंड अनिला जी, आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड में बड़ा गोरक्षक कौन होगा? हम तो बचपन में हम लोग गौओं के बीच हमारा जन्म हुआ। विद्वान व्यक्ति हैं उर्मिलेश जी, उर्मिलेश जी अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आखिरी 30 सेकंड है। उर्मिलेश जी जो है खुद एक विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जिस देश का इन्होंने उदाहरण दिया है इनको भी समझ होगी कि वहाँ का धर्म, वहाँ की संस्कृति जो है वो भारतीय नहीं है। भारत की एक अपनी संस्कृति है, अपना तो हमारी संस्कृति तो लोगों का कत्ल। तो पहली बात तो ये है कि आप दो देशों में आप तुलना नहीं कर सकते हैं जहाँ अलग अलग संस्कृति हो, अलग अलग धर्म हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वाकई में दुखद है जिस प्रकार से इन्होंने अभी सारे गौरक्षकों को गोरक्षा दल को वक्त की कमी है यहाँ पर। आप सभी से इजाजत चाहूंगा, वक्त की कमी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यही है कि पीएम बोलकर हार गए, ये नहीं सुने। तो अब खुद सरकार को सिर्फ सफाई देने से बेहतर है जमीन पर कुछ ऐसा करके दिखाए कि अब
ना कोई अखलाक मरे, ना कोई पहलू खां मरे, ना कोई जुनैद मरे, न किसी पर कोई हमला हो, गौ रक्षा के नाम पर खास तौर पर इस तरह की चीजें ना हो। गौ रक्षा अगर कोई करना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर हिंसा कतई बर्दाश्त ना हो। नमस्कार। इंसान को मारने का हक नहीं जाता, हम कैसे आपा हो रहे हैं। डॉक्टर